कोई क्वेश्चन होंगे तो हार्ट अटैक के बारे में अपन बात यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्लड प्रेशर का जहाँ तक सवाल है, यदि समय बचेगा तो ब्लड प्रेशर के बारे में फिर हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। ओवर टू यू जी। हेमंत जी सीधी अपनी बात कर सकते हैं, प्लीज हेमंत जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि हार्ट, अभी आपने ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में बताया, तो जो ब्लॉकेज का जो डायग्नोसिस है वो क्या ट्रेडमिल टेस्ट के अलावा कोई लेबोरेटरी में कोई ऐसा नहीं है जो उसको अपन ब्लड टेस्ट करा के उसका जानकारी लेते हैं कि आर्टरीज में कितना ब्लॉकेज है? नहीं, उसमें देखिए ब्लड टेस्ट से ये पता चल सकता है हमको कि जैसे उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि लिपिड है, सीरम लिपिड यदि हाई है तो चांसेस है ब्लॉकेज हो सकता है। पर यदि ब्लॉक पूरा हो गया, 100% ब्लॉक हो गया है और हार्ट की मांसपेशियां डैमेज हो गई हैं, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, तब ब्लड में कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम आते हैं जैसे CPK, MB, ट्रॉप आई, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है। तो परसेंटेज जो रुकावट की वो ब्लड टेस्ट से नहीं पता चल सकती, पर हार्ट का डैमेज पता चल सकता है। और हार्ट के डैमेज के लिए जो प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के, वो जानकारी मिल सकती है। पर परसेंटेज आर्टरीज में कितना रुकावट है वो ब्लड टेस्ट से नहीं पता चल सकता। जब तक कोई और बात रख पाएगा, मैं सर से पूछना चाहता हूं कि एंजियोप्लास्टी के अलावा भी हमारे पास ऐसी कोई ट्रिक आ गई है, पिछली बार शायद चर्चा हुई थी, जिससे हम सीधे तौर पर ब्लॉकेज का पता कर सकते हैं बिना इंजेक्ट हुए? सर CT एंजियो चीज होती है, CT एंजियोग्राफी नाम की एक जांच होती है, जिसे CT स्कैन जैसी एक चीज होती है, जिसमें कि पता चल जाता है कि कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट है कि नहीं है। यदि कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम का डिपोजिशन है तो काफी चांसेस हैं कि उस एरिया में उसका कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। तो बिना एंजियोग्राफी के भी हम पता कर सकते हैं इस टेस्ट के जरिए, कोरोनरी एंजियोग्राफी के तरीके से। एक और होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी से भी काफी हद तक जानकारी मिल सकती है, पर एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन कि कितना क्वांटिफिकेशन है आर्टरीज का, वो उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी कोरोनरी एंजियोग्राफी ही है। जी राहुल जी। हेलो, यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग जी। हाँ सर, पहले तो सर बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद सर। आप मैं सर MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से हूँ सर, और सेकंड ईयर के दौरान सर आप आए थे मेरे कॉलेज में, मिला था सर मैं आपसे। हाँ बिल्कुल, करेक्ट। हाँ सर, सिनर्जी हुई थी, उस टाइम आए थे सर आप। करेक्ट, बिल्कुल सही है। यस सर। नाइस सर मेरा, यस सर, थैंक यू सर, सेम टू यू सर। मेरा सर एक्सरसाइज के लिए आपने जैसा बोला कि एक्सरसाइज एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको हर पर्सन के लिए एक डिसाइडेड होता है कि इतनी एक्सरसाइज उसके लिए टॉलरेटेबल है या उसके लिए बेनिफिटेड है। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं सर कि? हाँ, इसमें देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 40 है। यस सर। तो जब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट में, तो उसकी टारगेट हार्ट रेट फिक्स कर देते हैं 220 माइनस एज। तो मान लीजिए 40 ईयर्स एज है तो उसकी टारगेट हार्ट रेट होगी 180। तो उसको ऐसा फिक्स करते हैं कि 180 पे उसका अलार्म बज जाता है और ये मशीन होती बंद हो जाती है 180 पे जब एक्सरसाइज करना चालू करते हैं। अच्छा, हर व्यक्ति जो है हर 3-3 मिनट में क्या होता है, ट्रेडमिल की जो स्पीड है और उसका इंक्लिनेशन है वो बढ़ता जाता है हर 3 मिनट में। तो कई व्यक्ति जो एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं, उनको बहुत से मिनट लग जाते हैं, 15-20 मिनट भी लग जाते हैं अपने टारगेट हार्ट रेट अचीव करने के लिए, और ECG में ब्लड प्रेशर में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आती, तो उनको हम अलाउ करते हैं 15 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज करना। कुछ व्यक्ति जो एक्सरसाइज के लिए ज्यादा अकस्टम्ड नहीं है, उनका टारगेट हार्ट रेट कई बार अचीव हो जाता है 10 मिनट में ही हो जाता है अचीव, या 5 मिनट में। कई लोग जो एक प्रकार से हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिल्कुल ही फिजिकली इनएक्टिव लोग हैं, गद्दी पे बैठने वाले लोग हैं, कुर्सी पे बैठने वाले लोग हैं, जो कार से निकल के सीधे लिफ्ट तक जाते हैं, लिफ्ट से सीधे ऊपर 50वीं मंजिल पे जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाते, फिर वापस शाम को वापस आ जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो उन लोग जब 3-4 मिनट ही चलते हैं तो उनकी हृदय गति बहुत तेज हो गए, टारगेट हार्ट अचीव कर लेते हैं। तो उनकी जो टारगेट हार्ट रेट की जो अवधि होगी 3 से 4 मिनट होगी केवल। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि 3 से 4 मिनट आप चलें, ग्रेजुअली बढ़ाएं अपने फिजिकल कैपेसिटी। तो जब आप 5 से 10 मिनट तक आ जाएं कम से कम, तो मान के चलें कि आप एक्सरसाइज करने के लायक हैं। तब तक अपने केवल एक्सटेनुअस एक्टिविटी ना करते हुए ग्रेजुअली अपनी फिजिकल एक्टिविटी से 85% ऑफ टारगेट हार्ट रेट पे जाएं, 70% ऑफ टारगेट हार्ट रेट पे जाएं, ताकि सुविधा रहे। अब पल्स कैसे देख सकते हैं आपके पास? आजकल तो स्मार्ट वॉच उपलब्ध है, कई चीजें उपलब्ध हैं जो अपनी पल्स रेट खुद ही आती रहती है उसमें।
और नहीं Yes, है तो sir. अपने पल्स रेट खुद देखना बहुत इजी है। आपको पता है कि हम यहाँ रेडियल फोन के यहाँ पे रख के अपने पल्स देख सकते हैं। यदि पल्स sir. रेट अपनी देख लिया भाई हमें 5 मिनट चलने पे हमारा टारगेट हार्ट रेट अचीव हो जाता है, Yes, sir. 180 अचीव हो जाती है, तो कोशिश करें कि अपन 75 to 80% अपनी हार्ट रेट को अचीव करने की एक्सरसाइज करें, यदि हम खुद Yes. अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं। और ये ट्रेडमिल पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो ऑटोमेटिक अपना हार्ट रेट आता ही रहेगा। और जैसे Yes, ही sir. एक टारगेट हार्ट रेट अचीव होगा आपको रोक दिया जाएगा। थोड़े दिनों बाद आपकी फिजिकल कैपेसिटी अपने आप में बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, आप अपनी एक्टिविटी करने में अपने आप को सहज महसूस करने लगे तो ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाए, इंक्रीमेंट देते जाए धीरे धीरे। तो Yes, धीरे sir. धीरे इंक्रीमेंट देने से बॉडी बॉडी बहुत ही एडजस्टेबल चीज होती है। जो व्यक्ति Yes, sir. एक मंजिल भी नहीं चल पाता था, वो कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर पाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, यदि उनको प्रॉपरली अंडर गाइडेंस ट्रेनिंग दी जाए। तो Yes, ट्रेनिंग sir. शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई जल्दी करने की इसमें जरूरत नहीं है। जल्दी करने से नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। आपने देखा हो कई बहुमूल्य जीवन नष्ट हो जाते हैं ज्यादा Yes, एक्सरसाइज sir. करने के कारण से। और वही व्यक्ति यदि धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज करते या कम करते तो हो सकता है वो उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग होती है, कैसे पता चला है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे Yes, sir. ऑब्जेक्टिवली डाटा मिलेगा, इतना चलना आपके लिए सुरक्षित है। Yes, sir. So, thank you, sir. Thank you so much. जी हाँ सर, जी, मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब कि जैसे कई बार देखा गया है कि किसी बच्चे के जन्म के समय जो उसके बोलते हैं दिल में होल है यानी छेद, तो डॉक्टर साहब ये अपने समय के साथ ही सही हो जाता है कि इसका ऑपरेशन जरूरी होता है? देखिए ऐसा होता है, ये छेद हार्ट के कई तरह के होते हैं। जी एक एक हाँ एक हार्ट का छेद होता है जिसे ASD कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। जी एक होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD होता है। और एक होता है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो जो जी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है कि जब प्रीमेच्योर बच्चा होता है तो कई बार बच्चों में होता है, धीरे धीरे जब वो 1-2 महीने 3 महीने का होता है तो बंद हो जाता है। जो VSD होता है वो डिपेंड करता है कितना साइज है। यदि वो काफी बड़े साइज का VSD है तो उसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता, बंद नहीं होता है। और यदि मीडियम साइज का छोटे साइज का VSD है तो कई बार देखा गया है कि 3 वर्ष की उम्र तक वो बंद हो जाता है। तो कई लोगों को 1 वर्ष में, किसी का 2 वर्ष में, किसी का 3 वर्ष में बंद हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हर वर्ष या 6-6 महीने में उसको इको करके, कलर डॉपलर करके देखते रहते हैं कि इसके जी साइज कम हो रहा है कि नहीं है, पुलमोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है, या कोई जी हार्ट पे खराब असर तो नहीं पड़ रहा है। यदि जी कुछ नहीं पड़ रहा है और प्रॉपर पेशेंट पर्सन जो है, बच्चा है, एकदम प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, तो कोई जल्दबाजी नहीं है सर्जरी कराने की। पर यदि बार जी बार इन्फेक्शन हो रहा है, नीलापन आ रहा है, या निमोनिया बार बार हो रहा है, या साइज कम कम नहीं हो रहा है छेद का, तो उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए VSD का। ASD तो ज्यादातर केसेस में देखा गया कि बंद नहीं होता है, तो जी ASD में ज्यादातर ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन 2 तरह का होता है, एक यहाँ चीरा लगा के होता है और दूसरा आजकल कैथेटर डाल के बैलून के जरिए से अम्ब्रेला खोल के भी हो जाता है। तो बिना किसी सर्जरी के भी आजकल ये छेद को बंद किया जा सकता है। जी जरूरत केवल ये है कि उस जी छेद का साइज पता कर लिया जाए और हार्ट के ऊपर क्या उसका असर पड़ रहा है वो देखा जाए। तो ये कलर डॉपलर नाम की जांच से आसानी जी से पता कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सांस जल्दी जल्दी फूलने का क्या मतलब? सामान्य व्यक्ति को बहुत जल्दी सांस फूल जाती है, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए एक कारण तो मैंने अभी बताया था आपको कि जी फिजिकल एक्टिविटी, यदि कोई आदमी फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है, जी केवल उसका बैठने का ही काम है, टोटली हर समय बैठे ही रहता है, फिजिकल एक्टिविटी करता नहीं है, तो जब भी कभी मौका मिलता है चलने का, जैसे कभी प्लेटफॉर्म तेजी से चलना पड़ जाए, ट्रेन छूट रही, दौड़ना पड़ जाए, तो वो एकदम आउट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, एकदम जी सांस फूल जाती है, क्योंकि उनको फिजिकली वो एकस्टम्ड नहीं है उस जी चलने के लिए। एक कारण तो ये है जो सामान्य, जिसमें कोई बीमारी नहीं है। पर जी इसके अलावा तो और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट की ब्लड सप्लाई कम है, तो उसमें जब आदमी एक्सरसाइज करता है या चलता है तो उस समय हार्ट को ज्यादा खून की आवश्यकता पड़ती है। वो ना पहुंचने के कारण से हार्ट की एफिशिएंसी कम होने से सांस फूलने लगती है और दर्द भी होने लगता है। यदि किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, हार्ट की जो खून की नलिकाएं, अपने हवा की नलिकाएं हैं, वो रुकावट है, उनमें ब्रोंकाइटिस है, दमा है, तो वो भी यदि चलता है तो उसमें ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से सांस फूलने लगती है। इसके अलावा यदि मोटापा बहुत ज्यादा है, जी वेट बहुत ज्यादा है, तो जी नॉर्मल चीजें होते हुए भी, हार्ट नॉर्मल है, लंग नॉर्मल है, तो भी सांस फूलने लगती है, क्योंकि उनकी जो बॉडी की एफिशिएंसी है वो वेट होने के कारण से कम होती है, उनको सांस जल्दी फूलने लगती है। तो ये कुछ जी कारण है जिसमें कि सांस फूलना हो सकता है। इसलिए जब भी पर यदि आप ज्यादा
चलने लगे हैं और आपकी सांस जी। फूलने लगी है, तो ये कुछ कारण थे। मेरा ख्याल यहाँ मैं अनम्यूट इस समय वो होंगे जब मैं बोल रहा हूँ जो चीज, इसके पहले जी। की तो सुनाई देगी ना आपको? जी हाँ, ठीक मैं है सर सर। पूरी सुना था मैंने पूरा। हाँ, उसके बाकी सुनाई देगी। तो ये मैं कह रहा था कि फिजिकल कैपेसिटी आपकी यदि एक्सीड हो गई है तो जी। आपकी सांस फूलना चालू हो सकती है बिना किसी बीमारी के भी। पर यदि अच्छा। बीमारी है तो ये बीमारियां जो बताई मैं, ब्रोंकाइटिस है, एंजाइना है, इसके कारण से सांस फूल सकती है। तो जब भी एक महत्वपूर्ण चीज ये बता रहा था कि यदि मान लीजिए आपकी सांस पहले नहीं फूलती थी, आप जी। आराम से 5-6 किलोमीटर चल लेते थे, जी। और एक दिन आपने देखा कि भाई हम तो भाई 1 किलोमीटर में ही सांस फूलने लगी, तो फिर जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ दिन पहले जी। तक आप 5 किलोमीटर चलते थे, अब आप 1 किलोमीटर चलने में आपकी सांस फूलने लगी, मतलब ये हुआ कि आपको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम डेवलप हो गया है, उसको तुरंत इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। और यदि उल्टा है कि आप फिजिकल कैपेसिटी पहले भी नहीं करते थे, अब आपको चलने में सांस फूली, तो उसका महत्व कम है। तो जी। सडन चेंज फिजिकल कैपेसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत इन्वेस्टिगेट कराना। जी सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था हाँ कि जी, जिनको बीपी है और वो मेडिसिन बीपी की ले रहे हैं, और आजकल जो टेस्ट की मशीनें घर में आ गई हैं, तो उससे वो जब टेस्ट करते हैं तो उनका बीपी नॉर्मल लगता है उनको, तो वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस एक बीपी पेशेंट के लिए नॉर्मल मतलब सही है, या जो गोली ले रहे हैं तो उनको कंटिन्यू गोली उनको लेनी ही पड़ती है? नहीं देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन बहुत सही है। इसमें 2 चीजें आती हैं जो हमारे एक्सपीरियंस मैंने देखा है कई लोगों को, कि वो दवाई सडन, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ तो सडनली दवा बंद कर देते हैं। यस। तो वो तो गलत, वो तो टोटली गलत है। यदि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो रहा है, वो दवा के कारण कंट्रोल हो रहा है, दवा आपने राइट। लिए तो कंट्रोल हो रहा है। अब बंद कर देंगे तो सडनली वो बढ़ जाएगा और वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम की तरफ जाने लगे, जैसे मान लीजिए आप दवा ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर 110/70 होने लगे, 100/70 होने लगे, तो आपको दवा आधी कर देना चाहिए। फिर दवा को ओके। आधा कर और देखिए उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है। यदि आधा करने के बाद अगर उसी जगह बीपी आ जाता है नॉर्मल रेंज में, तो कोई परेशानी नहीं है उस आधे टैबलेट, क्योंकि क्या होता है डे टू डे रिक्वायरमेंट ब्लड प्रेशर की दवा की चेंज होती रहती है कई बार। और ये सब देखा गया है कि कई बार नमक कम खा लिया या एक्सरसाइज कम कर ली या लंबे समय तक खड़े रहे या कोई और फीवर आ गया आपको, या कोई दूसरी फीवर की दवाएं या कोई दूसरी दवाएं आपने ली जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, तो फिर ब्लड प्रेशर की दवा की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। या आपने पानी कम पिया है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, इन सब कारणों से आपकी ब्लड प्रेशर की दवा की डोज है टेम्परेरीली कम हो सकती है। तो उस समय आप कोशिश करें कि दवा की डोज को कम करके उसको देखें, वॉच करें, और यदि कोई कारण है ब्लड प्रेशर कम होने का तो उसको अपन को दूर करना है। सडन बंद करना ठीक नहीं है। और सेल्फ हेमंत जी, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी चीज है, बीपी की मॉनिटरिंग खुद करना तो अच्छी बात, अच्छी। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि सिम्टम थैंक यू दोनों सर। हाई ब्लड प्रेशर हो या लो, दोनों में कई बार कंप्लेंट वही होती है, चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी दोनों हो सकती है। तो आपने भी खुद का ब्लड प्रेशर नाप लिया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कारण जो सिम्टम का हाई है या लो। जब तक कोई और हैंड रेस होता है, मैं आपसे 2 इशू पर चर्चा करना चाहूंगा। एक मेरा पर्सनल इशू है, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं पिछले साल मेरे को एंजियोप्लास्टी हुई थी, और उसके बाद मैं ट्रेडमिल जब करने लगा हूँ, तो ट्रेडमिल में 10 से 12 मिनट में मैं आधा किलोमीटर चल पाता हूँ और 100 कैलोरीज बर्न करता हूँ। इसके पहले जब मैं जुलाई के पहले 10 से 15 मिनट में मैं 500 कैलोरी बर्न कर लेता था, अब मैं नहीं कर पाता हूँ। तो क्या मेरी एफिशिएंसी स्ट्रेंथ घट गई है कि मैं इसको स्ट्रेंथन कर सकता हूँ? नहीं, आपने जो बताया है, जो आप पहले ज्यादा कर पाते थे, वो स्टैंड के तुरंत बाद कर पाते थे या स्टैंड के पहले की बात कर रहे थे? स्ट्रेंथ की पहले की बात कर रहे हैं सर। और स्टैंड लगाने के बाद? अब मैं आधा किलोमीटर ही 15 मिनट में चल पाता हूँ और 100 कैलोरी कर पाता हूँ बर्न स्टैंड के बस। बाद ना, स्टैंड के हाँ, बाद स्टैंड के बाद मतलब सर, कम हुई आपकी स्टैंड के बाद स्टैंड के बाद कम हो गई सर, अच्छा, तो 1/5 हो गई सर। हाँ, तो ये आप बताइए मुझे कि आपकी जो एंजियोग्राफी हुई थी उसमें कितनी आर्टरीज में कहाँ कितना % ब्लॉकेज था और कितनी आर्टरीज में आपके स्टैंड लगा है? एक ही राइट साइड में, एक ही मेन ब्लॉक में था, 99% ब्लॉकेज था तो उसमें तो स्टैंड लग गया सर। और उसमें। सब और काफी कम थी। नहीं, कितनी कम थी ये तो पूछ रहा हूँ, कितनी कम थी? उनने उसको ज्यादा वो डिफाइन नहीं किया, बोले सब सही है, क्योंकि अंडर बिलो देन 50 या 60 भी रही होंगी, तो उसको डिफाइन नहीं किया उन्होंने उसमें। कोई बता, यदि 50-60% भी बाकी आर्टरीज आपकी सक्रिय हैं
बाकी सर। आर्टरीज आपकी सकरी है जो कि ना तो नैरोइंग है उसमें। तो क्या होता है उसमें कि रेस्टिंग स्टेज में जब आप रेस्ट कर रहे हैं तब तो पर्याप्त ब्लड सप्लाई पहुंचती रहती है उन एरिया में जहां वो नैरोइंग है। पर जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा खून की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होता है, अपनी सप्लाई तो फिक्स है क्योंकि उन आर्टरीज में सर, 50-60% भी नैरोइंग है, तो सप्लाई तो उस एरिया में फिक्स है, पर हमारी डिमांड बढ़ जाती है एक्सरसाइज के दौरान। सर। तो जब एक्सरसाइज के दौरान डिमांड बढ़ जाती है तो नेचुरल है आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है जो आपको आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो आर्टरीज की नैरोइंग है वो हो सकता है कि कुछ समय बाद थोड़ी बढ़ भी जाती है, कई बार देखा गया है। कितना समय हो गया आपको एंजियोप्लास्टी कराए? अभी सर 14 महीने हुए सर। हाँ, तो मेरा सुझाव आपको ये है कि अपन नॉन इन्वेजिव तरीके से स्टेंट देखने के तरीके होते हैं, जैसे सीटी एंजियोग्राफी होती है, जिससे पता चल जाता है कि बाकी आर्टरीज में आपका जो परसेंटेज ऑफ नैरोइंग कितना है। यदि उसमें पता चला कि ज्यादा बढ़ गया है तो उन आर्टरीज में भी सर, कुछ एरिया जिसमें ज्यादा नैरोइंग है उसको भी स्टेंट लगाया जा सकता है। सर, और दूसरी बात हो सकती है, यदि आर्टरीज में ज्यादा नैरोइंग नहीं है तो कुछ दवाएं भी हैं जो कि उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ा सकती है दवा के जरिए से। तो दवाओं को भी अपन को डोज का मॉडिफिकेशन करके जो हार्ट की मसल्स की ब्लड सप्लाई बढ़ाने से भी आपके जो प्रॉब्लम है फिजिकल कैपेसिटी कम होने का, उसको दूर किया जा सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रूविंग दी एक्सरसाइज टॉलरेंस। जो एक्सरसाइज टॉलरेंस सर। को बढ़ाने का कुछ तरीके होते हैं, तो इसमें एक दवा भी एक प्रमुख तरीका है। तो दवाओं से भी हम उसको डोज एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो आपने जो आपके जिनने आपकी एंजियोप्लास्टी की थी उनसे आप ये बात कर सकते हैं, तो हो सकता है वो आपकी डोज जो है उसको एडजस्ट कर सकते। सर थैंक यू। एक दूसरा क्वेश्चन मैं हालांकि इशू रेज नहीं करना चाह रहा था, फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्टडी का मैटर है कि क्या कोरोना के बाद हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया है, क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? सर। बिल्कुल आपका कहना सही है। कोरोना के बाद जो हार्ट अटैक, हार्ट फेल, सडन डेथ, इसके चांसेस बढ़ गए हैं, काफी इंसिडेंसेस हो गए हैं इसके। तो हर केस उसी तरह का हार्ट अटैक नहीं होता जो कि सामान्य हार्ट अटैक होता है, जिसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उसके कारण से जो हार्ट अटैक होता है वो ऐसा नहीं होता है कोरोना के बाद का जो हार्ट अटैक है। कोरोना के बाद का हार्ट अटैक में क्या होता है सामान्यतः है कि जो आर्टरीज होती है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, वेस्कुलाइटिस। तो उसके कारण सर। से अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, जो कि अलग चीज है, हार्ट अटैक से थोड़ा सा हट के चीज है, पर अल्टीमेट इफेक्ट वही हो रहा है कि आर्टरीज में सकरापन आ गया, वहाँ क्लॉट जमा हो गया और सडनली डेथ हो गई। तो क्लॉटिंग टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है कोरोना के बाद कई लोगों की। तो वो उसको कम करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं जिससे कि क्लॉटिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है। दूसरा एक और चीज होती है, जो वायरस होता है और इन्फ्लेमेशन होता है, कभी कभी मांसपेशियों में भी चला जाता है हार्ट की। तो हार्ट की मांसपेशियों में, हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसमें यदि वो सूजन पहुंच जाती है वायरस की, तो उससे भी कई बार देखा गया है कि सडन हार्ट की जो गति है वो अनियमित हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और खास करके जब सडन एक्सर्शन करते हैं ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से उठे हुए हैं, कई लोग उनको शुभ चिंतक लोग उनको सलाह दे देते हैं, भाई कोरोना के बाद तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि तुम्हारी कैपेसिटी इंप्रूव हो। तो सडनली वो जो एक्सरसाइज कर जाते हैं तो उससे जो हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आ चुकी है, मायोकार्डाइटिस जिसको कहते हैं, उसके साथ कारण से जो सडन डेथ हो सकती है उसमें। तो ये सब चीजें यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम कोरोना के बाद वाली जो प्रॉब्लम्स है सडन डेथ वाली, उससे बच सकते हैं। सर थैंक यू सर। हमारे साथ आनंद शर्मा जी बात करना चाहेंगे सर। हाँ वैसे साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज मिल रही? बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे दो बहुत छोटे क्वेश्चन हैं कि वेदर दिस बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल इट्स इंटर रिलेटेड, एंड दूसरा जो क्वेश्चन है कि बीपी आंखों के लिए कितना नुकसानदायक है, क्योंकि आप लोग एक बड़ा पॉपुलर टर्म्स यूज करते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। सो आई मीन किस एक्सटेंट तक ये डैमेज कर सकता है सर आंखों को? बहुत ही आपका प्रश्न सामयिक है और इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन को हम पहले लेते हैं कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का क्या रिलेशन है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि दोनों रिस्क फैक्टर हैं, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल दोनों रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के लिए। तो कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, दोनों की जो रिस्क की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाती है हार्ट अटैक होने के लिए, ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे किसी को हार्ट अटैक होने की संभावना है, किसी को केवल ब्लड प्रेशर है और दूसरे को केवल हाई कोलेस्ट्रॉल है, और तीसरे को हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों है।
तो उस स्थिति, तीसरी स्थिति वाले को हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत मल्टीप्लिकेशन होके कई गुना ज्यादा हो जाती है। और जहां तक देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको वही ज्यादातर फैक्टर्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल में भी होते हैं, वही फैक्टर्स। तो काफी हद तक उन दोनों की एसोसिएशन होता है कि भाई दोनों चीजें साथ में होने की संभावना रहती है। पर ज्यादा संभावना रहती है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की डायबिटीज के साथ। यदि अपन दोनों को कंपेयर करें, हाइपरटेंशन और डायबिटीज को, तो हाई कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना डायबिटीज वालों को ज्यादा होती है हाई ब्लड प्रेशर के मुकाबले में। पर तीनों यदि हो जाए तो बहुत ही डेंजरस, जो कहते हैं ना कि डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, तीनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं डेडली कॉम्प्लिकेशन। तो ये कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हमको दोनों को कंट्रोल करना युद्ध स्तर पर आवश्यक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सर, बीपी से की वजह से जो आंखों में इसका प्रभाव पड़ता है, जो आप लोग हाँ बिल्कुल सही है। हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनकी खून की आर्टरीज में नीचे मोटा होने लगती है, उनकी आर्टरीज जो होती है थिक हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर किस लेवल का है, नंबर 1, और कितने ड्यूरेशन से है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। कि आज आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई है तो आज ही आपकी रेटिनोपैथी डेवलप नहीं हो जाएगी हाइपरटेंशन की। ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है। जो स्टेज है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की ग्रेड 1 से, जिसमें केवल थिकनिंग होती है, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें पूरी की पूरी जो लाइनिंग ओपेक हो जाती है, कॉपर वायर हो जाती है, फिर सिल्वर वायर हो जाती है। दिखने की वो है, कॉपर सिल्वर कुछ नहीं रहता वहां, दिखने में कॉपर जैसा दिखता है, कॉपर वायर जैसा, फिर सिल्वर वायर दिखता है। उसके बाद थोड़ा और बढ़ जाता है जब ड्यूरेशन और सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो वहां पे छोटे छोटे एक्सुडेट्स आ जाते हैं, जैसे कि कॉटन वूल्स होते हैं, कॉटन वूल जैसे एक्सुडेट रेटिना में दिखाई देने लगते हैं। और कभी ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई है, 240/140 है मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर, तो देखा गया है कि उनकी जो रेटिना है वो सूज जाती है, जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट कंडीशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। उसमें रेटिना सूज जाती है, तो हमारी मेन ऑप्टिक नर्व है वो भी सूज जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ग्रेड 4 रेटिनोपैथी। तो वो भी बहुत डेंजरस होती है, इसमें कभी कभी लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। और वो यूजुअली जब ऐसा देखा गया कि जिन लोगों को रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है उनको साथ में शरीर के दूसरे अंगों की खून की नलिकाएं भी नैरो हो जाती है, क्योंकि शरीर में वही एक एरिया है जहाँ की खून की नली को डायरेक्ट देखा जा सकता है। बाकी एरिया में तो कवर्ड रहती है स्किन वगैरह से, पर इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं खून की नलिकाओं को। और जहाँ पे देखने से पता चल जाता है कि हमारी खून की आर्टरीज यदि नैरो हैं तो किडनी की भी नैरो हो जाती हैं। तो किडनी डैमेज भी काफी कॉमन होता है जिनको रेटिनोपैथी होती है, और यही ब्रेन में भी डेवलप हो सकता है। तो रेटिनोपैथी देखने का हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि न केवल आंख के पर्दे की जानकारी मिल जाए, बल्कि शरीर के विभिन्न अंगों में जो खून की आर्टरीज हैं वो भी सक्रिय हो रही हैं, इसकी जानकारी भी मिल जाती है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सीमा टंडन जी अपनी बात रख सकती हैं। सीमा टंडन जी प्लीज। नमस्कार सर। सर मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मायोकार्डियल हार्ट फेलियर, अगर कोई पेशेंट है जिसका हार्ट ओनली फॉर 30% वर्क कर रहा है, क्या उसको कोई कार्डियक एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ, ये सही में भाई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। क्या ये ब्लड प्रेशर, अभी आपका मान लिया हार्ट की एफिशिएंसी केवल 30% है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें करना चाहिए कि हमें कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। एक्सरसाइज के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। यदि केवल 30% आपका एक्सरसाइज, आपका कैपेसिटी हार्ट की, और आप कोई दवाएं नहीं ले रहे हैं, तो एक्सरसाइज करना बहुत डेंजरस हो सकता है उस सिचुएशन में। पर यदि आप दवाएं भी साथ में ले रहे हैं हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने की, तो फिर धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब धीरे धीरे का मतलब ये होता है कि सबसे पहले अपन मामूली एरोबिक एक्सरसाइज किया करें। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब जो आपने देखा होगा कि स्कूल के बच्चे पीटी करते हैं, वो करें। सबसे कॉमन वही एक्सरसाइज होती है, अपनी जो मूवमेंट्स हैं हाथ के या विभिन्न जोड़ों के मूवमेंट को हल्का एरोबिक तरीके से चलाएं। पर कोशिश ये करें कि अपनी हार्ट की रेट एक टारगेट जो मैंने बताया तो उससे ज्यादा ना बढ़े, जो मैंने आपको बताया कि एज माइनस 20 माइनस एज को कैलकुलेट करके, और उसका भी अपन 70% ले सेफर साइड में।
और ऐसे एनवायरनमेंट में करें जहाँ की बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, गर्मी ना हो, प्रॉपर एरेशन हो, और साथ में कोशिश करें कि अपनी कोई अटेंडेंस उपलब्ध हो वहां पर, ताकि समय पे सहायता मिल सके। धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और देखते जाएं अपनी एफिशिएंसी। जहां भी आपको सांस फूलने की तकलीफ हो रही हो और जहाँ पे चक्कर आने लगे, पसीना आने लगे, तो फिर अपन को एक्सरसाइज करना डेंजरस हो सकता है। उसी समय अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, हृदय गति अनियमित हो रही है, तो वहां रुक जाना चाहिए तुरंत। तो 30% वालों को ध्यान रखना चाहिए एफिशिएंसी का, कि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना उनके लिए उचित नहीं है। ग्रेजुअली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। मेन मुद्दे की बात इसमें यह है कि अपने को फिजिकली एक्टिव रखें, पर हार्ट को अननेसेसरी स्ट्रेन ना दें, क्योंकि उससे कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा ज्यादा स्ट्रेन देने से। यदि आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपका हार्ट रेट 30% काम कर रहा है, आप कहीं अस्पताल में किसी को देखने जा रहे हैं चौथी मंजिल पर और लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो सलाह यह है कि आप ना जाएं वहाँ, कोशिश ना करें वहां जाने की, लिफ्ट काम नहीं करी। क्योंकि यदि आप अनकस्टम एक्सरसाइज करेंगे वहां पर, तो सडनली आपका हार्ट के ऊपर लोड पड़ने से हार्ट सडनली कोलैप्स हो सकता है। तो ये 30% वालों के लिए बात तो ये बहुत सही है कि फिजिकल एक्सरसाइज उनको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी। हाँ सर, मेरी एज 45 के समथिंग है। 1 साल से लगभग मुझे बीपी है, तो पर रेगुलर दवाई अभी तक नहीं ली। 2-3 महीने से मैं रेगुलर ले रही हूँ, लेकिन दवा लेने के बाद भी सिस्टोल डायसिस्टोल ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं रहते सर। कल तो नीचे का 129 था और ऊपर 190 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो दवा आप ले रहे हैं, कौन सी दवा ले रहे हैं आप? ये टेलवास ले रहे हैं सर। कितने मिलीग्राम की ले रहे हैं? 40। बस एक ही दवा ले रहे हैं ना? जी जी सर। हाँ, तो इससे पता चलता है कि आपकी जो दवाओं की डोज है वो अभी जी पर्याप्त नहीं है। एक तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि 40 मिलीग्राम टेलवा से आपकी जो 190 और 129 के ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल नहीं होगा। ज्यादातर देखा गया है कि इतना जब ब्लड प्रेशर रहता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ दवाओं से ही कंट्रोल होता है। 2 या 3 दवाएं कंबाइन करने के बाद उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। केवल अपन इसी की डोज यदि बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए यदि जी जी तो उसके साइड इफेक्ट चालू हो जाते हैं उन दवाओं के। तो आजकल जो कॉम्बिनेशन थेरेपी ज्यादा एडवोकेट की जा रही है कि भाई वो एक दवा की डोज बढ़ाने के बजाय अलग अलग एक्शन वाली 2 या 3 दवाओं को ऐड किया जाए और अलग अलग समय पर, ताकि ब्लड प्रेशर को इजीली कंट्रोल कर सके। एक तो बात ये हुई दवा की डोज और कॉम्बिनेशन को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात आती है डाइट। यदि मान लीजिए आप सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं तो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में असुविधा रहेगी। स्ट्रेस स्ट्रेन है, टेंशन है, तो भी असुविधा रहेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना इतना इजी नहीं होगा। यदि ये सब जी चीजें आप कंट्रोल कर पाए, अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कंट्रोल कर पाए ट्रैंकुलाइजर से, मेडिटेशन से, प्राणायाम से, और साथ में ये 2-3 दवाएं कंबाइन करके लें तो हो जाएगा। शायद ही कोई आजकल ऐसा कोई ब्लड प्रेशर हो जिसको हम लोग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, जी शायद जी ही ऐसा कोई ब्लड प्रेशर हो जो कि अब दवाओं से या डाइट से दोनों मिलाकर कंट्रोल ना हो पाए। हाँ, यदि मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो रही है, रीनल हाइपरटेंशन कहते हैं जिसको, या जी जी कोआगुलेशन है, या कई ऐसी बीमारियां होती सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहलाते हैं, उसमें कई बार देखा गया है कि ज्यादा डोज आवश्यकता पड़ती है दवाओं की, और जब तक वो कारण दूर नहीं करते हैं, जैसे किडनी जी की जी बीमारी है मान लीजिए, किडनी का कारण जब तक दूर नहीं होगा तब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में इतना जी इजी नहीं रहता। जी हाँ। जी। कल तो लेफ्ट साइड की आई के बगल में बहुत ज्यादा नस तड़क रही थी सर हमारी। हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर कारण से कई बार मरीजों को इस तरह का फीलिंग आती है। तो मेरी सलाह आपको यह है कि सबसे पहले तो अपनी दवा की डोज एडजस्ट करा लें और कोशिश करें कि कॉम्बिनेशन दवाओं का उपयोग करें, 2 या 3 दवाएं उसमें ऐड करा के उसको जी जी कंट्रोल सर, करें। एक चला है सर। कहाँ दिखाएं? हमारे यहाँ जेनेटिक है बीपी। मेरे भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया था सर अभी 2 साल पहले। आप कौन से शहर में हैं आप? अब छतरपुर डिस्ट्रिक्ट नौगांव में। अच्छा, नौगांव में। अच्छा, जी जी तो वहाँ पे जो एमडी डॉक्टर होंगे ना, मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है ना, जी जी उनको जी आप दिखा सकते हैं। और यदि बाई में आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि नहीं हो पा रहा है कंट्रोल, तो जी आप एक काम कर सकते हैं कि अपने पूरे डाटा जो है ना, जी आप जी पूरा डाटा इसी नंबर पे आप भेज दीजिएगा, तो हम आपको विदाउट एनी कंसल्टेशन चार्ज आपको हम पूरा बना के दे देंगे, फिजिकल प्रिस्क्रिप्शन बना के दे देंगे आप। पर उसके लिए ओके। जरूरी है कि आप मेरे को एक तो क्या क्या दवा है वो ले रहे हैं, दूसरा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपके हो चुके हैं, वो सबका पूरा मेरे को भेजें आप।
पिक्चर? जी सर, 12 ही ले रहा है खाली। नहीं, और इन्वेस्टिगेशन भी तो कराया होगा ना आपने? हाँ, ये सीटी ये तो सब हो गई है, क्या बोलते हैं सीने ने का। आप सबसे पहले तो अपने एमडी डॉक्टर से मिल लीजिए वहाँ जिला जी। चिकित्सालय, और यदि नहीं होता पर मेरे से इस तरह से कांटेक्ट कर नहीं, इधर हार्ट स्पेशलिस्ट है सर, केपी त्रिपाठी, उन्होंने लिखी थी ये दवाई। त्रिपाठी जी से मिल लीजिए, वो आपको डोज जी। एडजस्ट कर जी हाँ। ठीक काफी सर, सीनियर थैंक डॉक्टर है वो। हाँ, वो काफी सीनियर है, वो आपको करेंगे जी हाँ।